हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर डी.के. गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर के.के.एम. कॉलेज जमुई, आज आपके लिए बीए पार्ट 3 के पेपर 5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक महत्वपूर्ण पाठ पर आधारित स्वलिखित आलेख लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है विकास प्रशासन एवं इसकी विशेषताएं। विकास प्रशासन एवं इसकी विशेषताएं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। विकास प्रशासन की अवधारणा बहुत पुरानी नहीं है। द्वितीय महायुद्ध के बाद प्रशासन को जन सहायता एवं पुनर्निर्माण के कुछ कार्य दिए गए। इस समय उन राज्यों का उदय हुआ जो साम्राज्यवादी राज्यों से स्वतंत्र हुए थे तथा आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से पाश्चात्य देशों से कम विकसित थे, जिन्हें अर्ध विकसित कहा गया। उन देशों में प्रशासन के सभी पहलुओं, यहाँ तक कि राजनीतिक विकास की भी जिम्मेदारी दी गई। इन देशों के लिए यह पहला अनुभव था। वहाँ प्रशासन में जनता को अपने बराबर का भागीदार मानते हुए उसके साथ मिलकर कार्यों को करने का प्रयास किया। जन सहायक कार्य पहले प्रशासन नागरिकों के लिए करता था, जिससे प्रशासन एवं जनता के बीच संरक्षक ग्राहक संबंध रहता था। लेकिन नए देशों के उदय एवं विकास कार्यों में विस्तार के साथ सरकारी कार्यों में जनता एवं प्रशासन दोनों भागीदार बन गए। प्रारंभ में नए राज्यों ने विकसित देशों की स्थिति को ही अपने विकास का लक्ष्य स्वीकार कर लिया। उन्हीं देशों से नए राज्यों को आर्थिक सलाह तथा सहायता मिलने लगी। जब नए राज्यों में विकास की गति धीमी रही तो अमेरिका में इसके अध्ययन के लिए 1960 में कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप, तुलनात्मक प्रशासनिक संगठन बना, जिसके तत्वावधान में प्रोफेसर रिग्स ने यह स्थापित करने का प्रयास किया कि परिस्थिति ही प्रशासन को प्रभावित करती है। उन्हीं के प्रयासों के माध्यम से विकास प्रशासन की अवधारणा स्पष्ट होकर विश्व के सम्मुख आई। विकास प्रशासन का विकास शब्द अर्थशास्त्र से राज्य शास्त्र और उसके बाद लोक प्रशासन में लिया गया है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से विकास शब्द के दो अर्थ लगाए जाते हैं। टेक ऑफ की स्थिति, जहां से अर्थव्यवस्था स्वतः ही आगे बढ़ती रहती है। दूसरा है टेक ऑफ की स्थिति पाने पर विकसित और उससे पहले विकासशील अवस्था कही जाती है। राजनीति शास्त्र में विकास शब्द के अर्थ पर विद्वान एकमत नहीं है, किंतु इस संबंध में दो प्रमुख दृष्टिकोण देखे जा सकते हैं। पहला, कुछ लोग राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक रूप से आधुनिकता की प्राप्ति से लगाते हैं और आधुनिक स्थिति एवं उसे मानते हैं जो पाश्चात्य देशों ने प्राप्त कर ली है। दूसरा, हटिस्टन के अनुसार राजनीतिक विकास आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से स्वतंत्र है। इसके द्वारा प्रभावित संस्थान निर्माण की प्रक्रिया को मानता है। सामान्यतः राजनीतिक विकास का अर्थ स्वयं राजनीतिक प्रणाली में समाज की राजनीतिक समस्याओं की निरंतर समाधान तथा ऐसी नई नीति में पहल करने और उन्हें क्रियान्वित करने की क्षमता से लिया जाता है, जिसमें मानवीय तथा संस्थान मूलक दोनों ही दृष्टिकोण शामिल हैं। लोक प्रशासन में भी विकास का अर्थ नीति के कुशल क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते रहने और प्रशासन की राजनीति के प्रति जिम्मेदारी की सीमाएं निभाने की क्षमता से है।
साथ ही प्रशासन के जिम्मे केवल समस्याओं का समाधान ही नहीं बल्कि आगे बढ़कर रूढ़ि द्वारा प्रस्तुत बाधाओं को दूर करके आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक पक्षों के विकास के लिए प्रेरित करना भी है। विकास प्रशासन का विभिन्न अर्थ और मत। पहला, विकास प्रशासन का अर्थ कुछ विद्वानों द्वारा प्रशासन के आधुनिकीकरण से लगाया गया है। लुसियन पाई के अनुसार प्रशासकीय आधुनिकीकरण क्रियाओं की विशिष्टता की मात्रा, व्यवहार के सर्वव्यापक मानकों के विस्तार तथा उपलब्धि मूलक विचारों के प्रचलन से संबंधित है। इसी तरह ब्रे-पंती ने इस बात पर बल दिया है कि प्रशासन का विकास सर्वप्रथम किया जाना चाहिए। प्रशासनिक विकास के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक विकास का इंतजार नहीं किया जा सकता। दूसरा, कुछ विद्वान इसे आर्थिक विकास के लिए एक कुशल साधन के रूप में अधिक महत्व देते हैं। उनके विचार से विकास का अर्थ एक योजनाबद्ध परिवर्तन, प्लान्ड चेंज से लगाया जाता है। मॉरगॉयरी ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि विकास प्रशासन अर्थव्यवस्था में योजनाबद्ध परिवर्तन लाता है और कुछ कम सीमा तक राज्य की सामाजिक सेवाओं में यह सामान्यतः राजनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयासों से संबद्ध नहीं है। प्रोफेसर वेडनर आर्थिक क्रियाओं के साथ राजनीतिक तथा सामाजिक पहलू को भी विकास प्रशासन में शामिल करते हुए लिखते हैं कि विकास प्रशासन प्रगतिशील राजनीतिक, धार्मिक एवं सामाजिक उद्योगों को चुनने एवं पूरा करने का साधन है, जिसमें ये उद्देश्य आधिकारिक रूप से एक दूसरे प्रकार से नियमित किए जाते हैं। तीसरा, कुछ विद्वान विकास प्रशासन का संबंध प्रशासन के आंतरिक से अधिक वैसे बाह्य तत्वों से अधिक मानते हैं जो प्रशासन को प्रभावित करते हैं। प्रोफेसर रिग्स के अनुसार रिग्स के अनुसार विकास प्रशासन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध साधनों के उपयोग में प्रभावकारिता वृद्धि की एक प्रणाली है। नए राज्यों के प्रशासन में यह योग्यता तथा प्रभावकारिता बाह्य तत्वों पर अधिक निर्भर करती है। इस तरह विकास प्रशासन शेष प्रशासन से इस बात में समानता रखता है कि यह भी उसी तरह का प्रशासन के नियम, नीति एवं मानकों को औपचारिक रूप से आधार मानता है, किंतु यह उद्देश्य, क्षेत्र एवं जातीयता में भिन्न है। इसमें फीडबैक बाकी प्रशासन से अधिक मजबूत रहता है। विकास प्रशासन एक विशेष प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक विशेष कार्यक्रम, एक उन्नयन भावना तथा एक विशेष विचारधारा है। ब्रेबेंटिक ब्रेबेंटिक का मत है कि विकासशील देश के जहां राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज एवं संस्कृति सभी को विकसित करना है, इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम प्रशासन को आधुनिक एवं विकसित किया जाए, क्योंकि सबको एक साथ विकसित करना न तो संभव है और न ही इतना इंतजार किया जा सकता है। दूसरी ओर लुसियन पाई लुसियन पाई पाई का मत है कि जब तक प्रशासन से कार्य लेने वाले पहलू राजनीति को इतना सक्षम नहीं बनाया जाए
कि वह इस यंत्र का सही प्रयोग कर सके। यह संभव है कि प्रशासन नीति निर्माण में हस्तक्षेप करने के प्रयत्न करे। प्रोफेसर रिक्स के अनुसार यदि केवल प्रशासन का विकास किया जाए तो नौकरशाही सर्वाधिकार प्राप्त हो जाएगा। फलतः राजनीति कुछ तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति करने का प्रयास करेगी। यदि दोनों को विकसित किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे से तालमेल कर सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। अतः राजनीति, प्रशासन एवं समाज का संतुलित विकास किया जाना आवश्यक है। प्रजातंत्र के पाश्चात्यकरण एवं नागरिक के महत्व के कारण नियामकीय कार्यों की प्रकृति में भी अंतर आ गया है, जिसके लिए इस प्रशासन को आवश्यकता के अनुकूल बनाने की ज़रूरत है। किंतु हम उन्हें विकास कार्यों के प्रशासन के समान नहीं मान सकते। विकास कार्यों के लिए प्रशासन को नए सिरे से विकसित करना है। विकास प्रशासन नियामकीय प्रशासन से भिन्न है। नियामकीय प्रशासन में सरकार किसी क्षेत्र विशेष के नागरिक के व्यवहार को निश्चित कर देती है। प्रशासन का दायित्व यह देखना है कि वह कैसा व्यवहार कर रहा है। इसमें प्रशासन की तरह मान्यता रहती है कि नागरिक नियमों को तोड़ने में रुचि लेते हैं, किंतु प्रशासन का हेतु उसे बनाए रखने में है। विकासशील देशों में वर्तमान प्रशासन आवश्यकतानुसार अपने को ढाल नहीं पाया है। कार्यों की अधिकता के कारण अधिक प्रशासकों की ज़रूरत है, किंतु शिक्षा, प्रशिक्षण आदि की कमी से इतनी संख्या में प्रशासन विकसित नहीं किए जा सकते। इसलिए भी स्तर में गिरावट आई है। ऐसी स्थिति में विकास प्रशासन की स्थापना और भी जटिल समस्या है। भारत में विकास प्रशासन की स्थापना यद्यपि प्रोफेसर रिक्स के अनुसार संतुलित विकास की मान्यता के आधार पर करने का प्रयास रहा है, किंतु भारत उचित स्तरों तक उसे उपलब्ध नहीं करा पाया है। मार्क राव ने भारतीय विकास प्रशासन की 3 प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। पहला, प्रशासन में राजनीति अधिक आ गई है। दूसरा, संचार की प्रणाली की कमी है। तीसरा, प्रशासन की वही रूढ़िवादी प्रणाली है जो नियामक प्रशासन में अपनाई गई है। कठिनाइयाँ एवं समस्याएं। भारत में विकास प्रशासन आवश्यक स्तर प्राप्त नहीं कर पाया है, जिससे कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ और कुछ स्थापित करने में वे मत अधिक जिम्मेदार रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम, विकास प्रशासन की स्थापना में यह मान लिया गया है कि नागरिक प्रशासन का सहयोग बराबर की हिस्सेदारी में करेंगे और ब्रिटिश काल में विरासत में पले हुए प्रशासक जन सेवक पब्लिक सर्वेंट की भूमिका निभाना एकदम शुरू कर देंगे। दूसरा, नियामकीय प्रशासन को ही सुधार के लिए केवल उपदेश देने की विधि का प्रयोग कर रहे हैं। यह स्वीकार किया जा सकता है कि हमारे रूढ़िवादी प्रशासकीय संस्थाओं के लिए अनुकूल एडॉप्टेशन असंभव है। तीसरा, बौद्धिक स्तर पर भी हमारे विकास प्रशासन को विस्तृत रूप से निदान की समस्या के रूप में नहीं सोचा गया है। जैसे राजनेता, बुद्धिजीवी एवं स्वयं प्रशासक विकास प्रशासन की समस्याओं से ठीक से परिचित नहीं हैं। चौथा, प्रशासकीय संगठन का आधार पद सोपान हायरार्की हायरार्की है। पद सोपान इसको कहा जाता है, जिसके कारण
सचिवालय एवं अधीनस्थ दफ्तरों के बीच भिन्नता समाप्त हो गई है, क्योंकि नीति निर्धारक सचिवालय उनके क्रिया क्षेत्र में हस्तक्षेप करने लगे हैं, जिसके कारण असंतोष पनपता है। उपरोक्त समस्याओं के बावजूद विकास प्रशासन देश की उन्नति, प्रगति एवं विकास में अपना अहम योगदान दे रहा है। उसी का सार्थक सहयोग के कारण आज विश्व का प्रायः प्रत्येक राष्ट्र उन्नति के शिखर पर पहुंचकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हर समस्या का समाधान है, केवल उसे वास्तविकता के धरातल पर सार्थक पहल की आवश्यकता है। धन्यवाद।